हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारा साइंस का पेपर 2 जो है उसका डे 4 है। आज के इस सेशन में हम रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स कवर करेंगे, यानी कि जियो में सेशन। और मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि जो हमारा CTP की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं और अपने तैयारी को शुरू कर सकते हैं। आइए हम इस जो डे 4 है हमारा रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, इसको पढ़ते हैं। सो रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. All living things need to respire to release energy stored in the food they eat. सो बेसिकली जो रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने खाने से एनर्जी निकालते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने खाने से एनर्जी पाने के लिए रेस्पिरेशन करना ज़रूरी होता है। हेयर्स अ सिंपल एक्सप्लेनेशन. सो नंबर 1 सेलुलर रेस्पिरेशन एंड नंबर 2 एनर्जी रिलीज. सो जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है इसको पढ़ते हैं. दिस इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनसाइड सेल्स टू रिलीज एनर्जी. एंड नंबर 2 एनर्जी रिलीज. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज दैट द organisms can use to perform various functions like moving, growing and reproducing. सो बेसिकली ये दोनों पॉइंट हमें क्या एक्सप्लेन करते हैं. ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है. जो पहला है सेलुलर रेस्पिरेशन, ये प्रोसेस है जिसमें सेल्स के अंदर खाना ब्रेक डाउन होता है ताकि एनर्जी रिलीज़ हो सके. और जो सेकंड पॉइंट है एनर्जी रिलीज़, इसका क्या मतलब है, रेस्पिरेशन के दौरान यानी टाइम पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है जो ऑर्गेनिजम्स अपने काम जैसे कि चलना, बढ़ना और रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ करता है. नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर हम समझें तो जो रेस्पिरेशन होता है ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन. सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन. सो एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट uses oxygen to break down glucose, a type of sugar. The process look like this: glucose plus oxygen equals to carbon dioxide plus water plus energy. So when glucose combined with oxygen, it produces carbon dioxide, water and energy that the organisms can use. So basically इस पॉइंट से हम समझते हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये एक टाइप का रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ करके ग्लूकोज, एक टाइप का शुगर को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं. इसका प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है, ग्लूकोज प्लस कंबाइंस मतलब ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन, और ये हमें क्या देता है, इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी. सो बेसिकली आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. आइए हम आगे के टॉपिक्स को पढ़ते हैं. So now anaerobic respiration. So anaerobic respiration is the process where food, usually glucose, is broken down to produce energy without the presence of oxygen. So number 1 in yeast, when oxygen is not available, yeast break down glucose into alcohol, ethanol, carbon dioxide, CO2 and energy. This process is used in ब्रीइंग एंड बेकिंग. सो बेसिकली जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ये प्रोसेस है जिसमें फूड यूजुअली ग्लूकोज को एनर्जी बनाने के लिए बिना ऑक्सीजन के ब्रेक डाउन किया जाता है. सो पहला हम पढ़ते हैं ईस्ट में. ईस्ट में क्या होता है, जब ऑक्सीजन नहीं होता, ईस्ट ग्लूकोज को अल्कोहल, एथेनॉल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ये प्रोसेस ब्यूरिंग यानी कि बियर होता है ना, उसको बनाने और बेकिंग यानी कि ब्रेड बनाने में यूज़ होता है ना. जो ईस्ट वाला जो प्रोसेस होता है ये, अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होता तो हम ईस्ट में कैसे करते हैं, तब हम इस मेथड को यूज़ करके बियर बनाते हैं और ब्रेड बनाते हैं बेसिकली. नाउ सेकंड पॉइंट इन मसल्स. सो ड्यूरिंग इंस्टेंस exercise, if oxygen is not enough, muscles can break down glucose into lactic acid and energy. This can cause muscles cramp because of the build up of lactic acid. In both cases, energy is produced but without oxygen, and the byproducts are different depending on the organisms or cell. So basically जो
इन मसल्स में क्या होता है, जब इंस्टेंट एक्सरसाइज करते हैं और ऑक्सीजन कम होता है, मसल ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड और एनर्जी में ब्रेक डाउन करते हैं। इसे लैक्टिक एसिड का बिल्डअप हो सकता है जो मसल्स में क्रैम्प्स का कारण बन सकता है। दोनों केसेस में एनर्जी बनती है बिना ऑक्सीजन के, बस बाय प्रोडक्ट्स अलग होते हैं डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनिजम्स या फिर सेल। आइए हम आगे समझते हैं। ये डायग्राम ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को अलग अलग कंडीशंस में दिखाता है जब ऑक्सीजन नहीं होता। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कुछ इस तरीके से होता है। पहला है ईस्ट में, हमने ये जस्ट अभी डिस्कस किया। आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा, बट फिर भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे ऑक्सीजन का अब्सेंस। इसमें क्या होता है, ईस्ट में ऑक्सीजन का जो होता है अब्सेंस हो जाता है। जो ग्लूकोज होता है यानी कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल पहले पायरुवेट यानी कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। फिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से पायरुवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी भी रिलीज़ होती है। और सेकंड केस में क्या होता है, हमारे मसल सेल्स में होता है ये ऑक्सीजन का एब्सेंस। बेसिकली इसमें क्या होता है, जब हम इंस्टेंट एक्सरसाइज करते हैं और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो लैक्टिक एसिड बन जाता है और एनर्जी रिलीज़ होती है, लेकिन ये प्रोसेस ज़्यादा इफ़िशिएंट नहीं होता है ना। नाउ थर्ड जो केस होता है, इसमें क्या होता है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ना। आप यहाँ देख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होता है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जब ऑक्सीजन अवेलेबल होता है तो पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट किया जाता है और सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये प्रोसेस ये दिखाता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस या फिर एब्सेंस पर डिपेंड करता है और हर प्रोसेस से एनर्जी रिलीज़ होती है पर एफिशिएंसी अलग होती है ना। आइए हम आगे के टॉपिक पढ़ते हैं। आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। आइए हम पढ़ते हैं नंबर 1 पॉइंट, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड ब्रीथिंग। बेसिकली हम पहले इसको पढ़ेंगे फिर समझेंगे। एक्सप्लेनेशन: aquatic organisms breathe much faster than land organisms because there is a less oxygen in water compared to air. Water contains a too much lower amount of dissolved oxygen, so aquatic organisms need to breathe more quickly to get the necessary oxygen. ट्रांसलेशन जब आप इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पे नोट्स में मेंशन है। बेसिकली मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करती हूँ। ये क्या है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड ब्रीथिंग, ये क्या होता है। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होता है, पानी में हवा के मुकाबले कम ऑक्सीजन होती है ना। मतलब जो वाटर होता है उसमें जो हवा होता है वो कम ऑक्सीजन होती है उसके अंदर, इसलिए पानी में रहने वाले जीवों को ज़्यादा तेज़ी से सांस लेना पड़ता है ताकि उन्हें ज़रूरी ऑक्सीजन मिल सके। आप हिंदी में भी यही पढ़ सकते हैं, जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की तुलना में बहुत कम होती है, इसलिए जलीय जीवों को श्वसन दर स्थलीय जीवों की तुलना में बहुत अधिक होती है। आइए हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, प्लांट एंड गैस एक्सचेंज। बेसिकली एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। प्लांट्स टेक इन एंड रिलीज गैसेस लाइक CO2 and O2 through tiny pores called stomata. During the night when photosynthesis is not happening, plants mainly release CO2. During the day, the CO2 produced by respiration is used in photosynthesis, so they don't release CO2, instead they release O2 because photosynthesis is occurring. आप इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। आइए मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। बेसिकली ये क्या होता है, पानी छोटे छोटे पोर्स जिसे स्टोमेटा कहते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे पोर्स जिसे स्टोमेटा कहते हैं,
के थ्रू उसके थ्रू जो गैसेस होता है एक्सचेंज करते हैं। रात को जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो प्लांट्स ज़्यादा CO2 रिलीज़ करते हैं, और दिन में जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तब CO2 का यूज़ होता है और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। आइए हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को पढ़ते हैं। सो द रेस्पिरेटरी सिस्टम, सो बेसिकली ये क्या होता है हम इसको पढ़ते हैं। इसके एक एक जो पॉइंट्स हैं हम उनको पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे नेसल कैविटी। ये क्या होता है? ये नासिका गुहा होता है। नोज़ के अंदर एयर फिल्टर्स होता है और वार्म होता है ये, ठीक है। और दूसरा है नोस्ट्रिल। जो नोस्ट्रिल यहाँ दिया गया है उसके बारे में समझते हैं। सो बेसिकली जो नोस्ट्रिल्स होते हैं वो क्या होते हैं? नासा द्वार होते हैं। एयर पहले नोज़ के थ्रू एंटर होता है। ये क्या है? एक तरह से एंट्री पॉइंट है। नाउ हम पढ़ते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होती हैं? फिर एयर थ्रोट से पास होती हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है? लैरिंग्स यानी कंठ। एयर वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स से होता हुआ आगे जाता है। जो हमारी एयर होती वो वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स से होते हुए आगे बढ़ते हैं, और फिर उसके बाद वो पहुंचते हैं ट्रैकिया में। ट्रैकिया फिर एयर विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया के थ्रू लंग्स तक जाता है। नाउ ब्रोंकी इसमें मेंशन नहीं है, बट फिर इसके बाद कहाँ जाता है एयर? ब्रोंकीज में जाता है। ब्रोंक्यू में ट्रैकिया 2 ब्रोंक्यू में डिवाइड होता है हर एक लंग के लिए। तो इसमें क्या है? ब्रोंक्यूल्स होता है। ब्रोंक्यूल्स और छोटे ट्यूब्स में डिवाइड होते हैं जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। नाउ एल्वुलाई इसमें मेंशन नहीं है, पर ये एयर फिर उसके बाद एल्वुलाई में जाता है यानी कि कुपिका। ब्रोंक्यूल्स के एंड पे छोटी एयर सैक्स होती हैं जिन्हें एल्वुलाई कहते हैं, जहाँ गैस एक्सचेंज होता है। नाउ अगर हम समझे इसके बाद एयर कहाँ जाता है? फिर ब्लड कैपिलरीज। एल्वुलाई से ऑक्सीजन ब्लड में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वुलाई में ट्रांसफ़र होता है ताकि एक्सहेल हो सके, है ना। सो बेसिकली जो डायफ्राम है ये छूट गया, इसको पढ़ते हैं। डायफ्राम क्या होता है? एक मसल्स है जो लंग्स के एक्सपेंड होने और कॉन्ट्रैक्ट होने को कंट्रोल करती है और इसे सांस लेने में भी मदद करती है। जो हमने अभी डायग्राम एक्सप्लेन किया ये उसी डायग्राम्स के बारे में है। वो डायग्राम है, यहाँ पे पैसेज ऑफ एयर बताया गया है कि जो है पहले जो एयर होता है नोस्ट्रिल्स में होता है, फिर नेसल कैविटी में, फिर वो फेरिंग्स में जाता है, देन लैरिंग्स में, ट्रैकिया में, ब्रोंक्यू में, ब्रोंक्यूल्स में, एल्वोलाई में, देन लास्ट में वो कैपिलरीज यानी कि ब्लड कैपिलरीज में जो एयर होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। यही पॉइंट हमने अभी डायग्राम के थ्रू भी समझे हैं। बेसिकली यहाँ पे भी हम समझ लेते हैं। पहला है नोस्ट्रिल, एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल्स। सेकेंड है नेसल कैविटी यानी कि नासिका गुहा, द एयर पासिस थ्रू द नेसल कैविटी वेयर इट इज़ फिल्टर एंड वार्म्ड। थर्ड पॉइंट है फेरिंग्स। बेसिकली इसमें क्या होता है? फ्रॉम द नेसल कैविटी द एयर मूव्स टू द pharynx throat, and fourth है larynx. The air passes through the larynx which is also known as the voice box. Fifth point है trachea. The air then travels down the trachea windpipe. Sixth one bronchi. The trachea divided into 2 bronchi, one going to each lung. And seventh bronchioles. The bronchi split into smaller tubes called bronchioles. Then alveoli यानी कि कुपिका. The bronchioles lead to teeny air sac called alveoli in the lungs where gas exchange happens. Ninth point है blood capillaries. Oxygen from the alveoli enters the blood through tiny blood vessels called capillaries, and carbon dioxide is exchanged back to the exhalation. बेसिकली ये पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए थे, आइए एक बार समझते हैं। पहले क्या होता है? नासाद्वार यानी कि नोस्ट्रिल। एयर पहले नोज़ के थ्रू एंटर होता है, फिर नेसल कैविटी यानी कि नोज़ के अंदर एयर फिल्टर होता है और वार्म होता है, और फेरिंग्स फिर से थ्रोट से पास होता है। लैरिंग्स एयर बॉक्स यानी कि लैरिंग्स से होता हुआ आगे जाता है,
फिर ट्रैकिया है, फिर आगे विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया के थ्रू लंग्स तक जाता है। फिर क्या होता है, ट्रैकिया 2 ब्रोंकी में डिवाइड होते हैं हर एक लंग के लिए। फिर क्या होता है लास्ट में, ब्रोंकी और छोटे ट्यूब्स में डिवाइड होते हैं जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। देन जो एयर होता है, ब्रोंक्यूल्स के एंड पे छोटी से एयर सैक होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, एल्वुलाई कहते हैं। गैस एक्सचेंज होता है और फिर क्या होता है, एल्वुलाई से ऑक्सीजन ब्लड में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वुलाई में ट्रांसफ़र होता है ताकि एक्सेल हो सके। सो नाउ इनहेलेशन, अंतःश्वसन। अंतःश्वसन क्या होता है, रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड। और सेकंड है डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड एंड थर्ड है एयर इज़ ड्रॉन इन। सो बेसिकली ये जो पॉइंट है ये डायग्राम के ही पॉइंट हैं, इसमें हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहले पढ़ते हैं फिर इसको समझेंगे। रिब्स moves up and outward. So basically when you inhale the ribs expand creating more space in the chest. So ये जो point है ये क्या बताता है, जब हम सांस लेते हैं रिब्स ऊपर और बाहर की तरफ मूव करती है जिससे चेस्ट में स्पेस बढ़ता है ना। सेकंड पॉइंट है डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड। द डायफ्राम muscles below the lungs move down helping the lungs to expand and air is drawn in. The increased spaced air allows air to be drawn into the lungs. So basically ये जो पॉइंट्स है ये हमें बताते हैं, आइए हम इसको शुरू से समझते हैं। जब हम सांस लेते हैं रिब्स ऊपर और बाहर की तरफ मूव करती है जिससे चेस्ट में स्पेस बढ़ता है। और डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड में हम पढ़ते हैं कि जब डायफ्राम यानी कि जो लंग्स के नीचे होता है नीचे की तरफ मूव करता है जिससे लंग्स एक्सपेंड करते हैं और एयर इज ड्रॉन इन यानी कि ज़्यादा स्पेस की वजह से एयर लंग्स में चली जाती है। सो अब हम पढ़ेंगे एक्सेलेशन। रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स अपवर्ड, एयर इज फोर्स्ड आउट। सो पहला पॉइंट है व्हेन यू एक्सेल द रिब्स मूव इनवर्ड एंड डाउनवर्ड एंड सेकंड विच इज डायफ्राम मूव्स अपवर्ड, द डायफ्राम रिलैक्सेस एंड मूव्स अप, एयर इज फोर्स्ड आउट, द डिक्रीज इन स्पेस इन द चेस्ट pushes the air out of the out of the lungs. The whole processes allows oxygen to enter the body and carbon dioxide to leave. The hemoglobin in red blood cells helps carry the oxygen throughout the body. So basically जो exhalation होता है ये process कैसे होता है, रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड। जब हम सांस छोड़ते हैं रिब्स नीचे और अंदर की तरफ मूव करती है और डायफ्राम रिलैक्स होता है और ऊपर की तरफ मूव करता है। एयर इज़ फोर्स्ड आउट में पढ़ते हैं, चेस्ट में कम स्पेस होने की वजह से एयर लंग्स के बाहर निकल जाता है ना। ये जो पूरा प्रोसेस है बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाता है यानी कि पहुंचाने में हेल्प करता है। सो बेसिकली आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए हम आगे के टॉपिक्स को पढ़ते हैं। सो पहला है इनहेल्ड वर्सेस एक्सहेल्ड एयर एंड सेकेंड है ब्रीथिंग वर्सेस रेस्पिरेशन। सो आइए हम इसको समझते हैं, डायग्राम के थ्रू हम इसको समझेंगे। हाँ, सो पहला है इनहेल्ड एयर एंड सेकंड है एक्सहेल्ड एयर। सो बेसिकली ये क्या होते हैं, सो आइए हम इसको समझते हैं। जो इनहेल्ड एयर होता है ये क्या होता है, यहाँ पर नोट्स पे लिखा है द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। सो इनके परसेंटेज भी लिखी है, इनहेल्ड एयर की 21% ऑक्सीजन एंड एक्सहेल्ड एयर 16.4% ऑक्सीजन। सो ये हमें यहाँ पर फ्लो चार्ट के थ्रू थोड़ा समझाया गया है, आइए मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सो बेसिकली इनहेल्ड
और एक्सहेल्ड एयर क्या होता है। जो इनहेल्ड एयर है इसमें 21% ऑक्सीजन होती है और एक्सहेल्ड एयर में क्या होता है, इसमें 14.4% ऑक्सीजन और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मतलब जब हम सांस लेते हैं हम ऑक्सीजन को बॉडी में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, ब्रीथिंग वर्सेस रेस्पिरेशन, है ना। ये पढ़ते हैं हम, ब्रीथिंग वर्सेस रेस्पिरेशन क्या होता है, आप डायग्राम में देख सकते होंगे। सो ब्रीथिंग वर्सेस रेस्पिरेशन में हम समझते हैं कि जो ब्रीथिंग होता है ये एक फिज़िकल प्रोसेस है जिसमें हम एयर को अंदर यानी कि इनहेल और बाहर एक्सहेल कर लेते हैं। हम ऑक्सीजन को बॉडी में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। एंड रेस्पिरेशन क्या होता है, ये प्रोसेस है जिसमें हमारे सेल्स ऑक्सीजन का यूज़ करके फूड यानी कि ग्लूकोज से एनर्जी बनाते हैं और इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे दोनों पॉइंट जो हमने अभी पढ़े। सो अब अगर हम थर्ड पॉइंट देखें, ब्रीथिंग रेट, ये क्या होता है। ब्रीथिंग रेट रेफर्स टू हाउ many times a person breathes in a minute. For adults it is typically 15 to 18 times per minute. During exercise the rate can increase up to 25 times per minute to meet the body's higher oxygen demand. सो बेसिकली ये क्या होता है ब्रीथिंग रेट। तो ब्रीथिंग रेट का मतलब है कि 1 मिनट में कितनी बार हम सांस लेते हैं। अडल्ट्स में देखें तो ये यूजुअली 15 से 18 बार होता है और एक्सरसाइज के दौरान जब हम ज़्यादा काम कर रहे होते हैं तो ये रेट बढ़कर 25 बार पर मिनट हो सकता है। आई होप ये आपको क्लियर है। नाउ फोर्थ पॉइंट है रेस्पिरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। सो फर्स्ट है कॉकरोच यूजेस स्मॉल ओपनिंग ऑन इट्स बॉडी कॉल्ड spiracles and has trachea, a network of air tubes to breathe. Now frog uses both skin and lungs for respiration. Now earthworm exchange gases through its moist slimy skin. Fish use gills to absorb oxygen from water. Amoeba respire through diffusion across its membrane with oxygen entering and carbon dioxide exiting. सो जो फोर्थ पॉइंट है डिफरेंट एनिमल्स की रेस्पिरेशन। सो जो कॉकरोच होता है इसके अंदर कैसा होता है, ये अपने बॉडी के स्पेरिकल्स यानी कि छोटी ओपनिंग से सांस लेता है और ट्रैकिया यानी कि एयर ट्यूब का जो नेटवर्क से ये ऑक्सीजन ले लेता है। और फ्रॉग में कैसे होता है, ये अपने स्किन और लंग्स दोनों से सांस लेता है ना। और जो अर्थवर्म होता है ये अपनी मॉइस्ट और स्लिमी स्किन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करता है। और फिश ये अपने गिल्स के थ्रू पानी में ऑक्सीजन ऑब्जर्व करते हैं। अमीबा जो होता है ये डिफ्यूज़न के थ्रू अपने मेम्ब्रेन के ज़रिए ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है। आप डायग्राम भी देख सकते हैं, हमने रेस्पिरेशन इन अमीबा और फिश और बेसिकली फ्रॉग और हमने ये अर्थवॉर्म ये सभी हमने अभी डिस्कस किए हैं। रेस्पिरेशन इन डिफरेंट एनिमल्स में अभी जो मैंने आपको पिक्चर दिखाया उसमें हमने ये सभी जो एनिमल्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए हम आगे जो फिफ्थ पॉइंट है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस ये समझते हैं। ह्यूमन इनहेल एयर थ्रू द नोज़ एंड माउथ एंड ऑक्सीजन इज ऑब्सॉर्ब्ड बाय द लंग्स। द बॉडी रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू एक्सहेलेशन। सो बेसिकली ये पॉइंट क्या समझाता है, ये ह्यूमन की रेस्पिरेशन के बारे में बताता है कि जो ह्यूमंस होते हैं अपने नोज़ और माउथ से सांस लेते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन लंग्स में ऑब्जर्व होती है और बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करके निकाल देती है। आई होप ये सभी टॉपिक्स जो हमने अभी पढ़े हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अगर आप को हमारा सेशन अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।
आप इस सेशन को 2 से 3 बार देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हो जाएगा मतलब, क्योंकि इसमें बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन हमने यूज़ की है और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपनी तैयारी को कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन।